ठीक है जी, ओके। तो डेप्रिसिएशन के ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, ये नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो शायद सही होंगे और मोस्ट प्रोबेबली गलत हो जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जहां कह रहे हैं कि अगर कभी भी इंक्रीज होगी मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट तो ये वन ऑफ द रीजन होता है डेप्रिसिएशन लगाने का। तो देखिए ध्यान रखिएगा, किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू कारण नहीं होती कि डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा। भाई मार्केट वैल्यू तो बेसिकली बढ़ भी सकती है, मार्केट वैल्यू तो कम भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे आप? डेप्रिसिएशन तो लगाओगे ही लगाओगे। डेप्रिसिएशन तो एक ऐसी कंपलसरी चीज है जो इवन आप हर हाल में लगाते हो, चाहे एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही हो या गिर रही हो। आप डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे का कारण क्या है, तो जरा आप अच्छे तरीके से समझे। आप कोई भी खर्चा करते हो, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचाने की कोशिश करोगे। क्यों? एक वर्ड बोला जाता है, एक शब्द बोला जाता है कि आप जो भी खर्चा करते हो आप उसे क्लेम करने की कोशिश करते हो। क्लेम करने का मतलब कि आपका मेन उद्देश्य रहता है अपना प्रॉफिट पता करना। और प्रॉफिट क्यों पता करना चाहते हैं हम? जो अदर मुद्दे हैं कि हाँ भाई हम प्रॉफिट पता करना चाहते हैं जिससे हम अच्छा जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं टैक्सेशन की। तो आपको टैक्स डिटरमाइन करना है, इसलिए आप प्रॉफिट पता करना चाहते हैं। और बेसिकली टैक्स डिटरमाइन करते वक्त, प्रॉफिट निकालते वक्त आप यहां पर खर्चे लिखते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? अब यहां पर बेसिकली आप जितने ज्यादा खर्चे दिखाएंगे आपका प्रॉफिट उतना कम आएगा, आपका टैक्स भी उतना ज्यादा कम बनता है। अब जरा आराम से, अगर आप नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे कर रहे हैं, ऐसे खर्चे जिसका विद इन ईयर बेनिफिट मिल रहा है, रेंट हुआ, सैलरी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप उनको करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने करंट ईयर में ही कोई 50 लाख की मशीन खरीदी तो क्या वो ये कहेंगे कि ठीक है 50 लाख की मशीन खरीदी, आपका खर्चा तो हो गया है 50 लाख का, तो बेसिकली उसको 50 लाख ही यहां पर डेबिट कर दो? तो जवाब है ना। वो कहते हैं कि इस 50 लाख को आप क्लेम तो कर सकते हो एज एन एक्सपेंस, लेकिन टुकड़ों में करोगे, इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन करोगे। उस 50 लाख का सिर्फ 10% सिर्फ आप 5 लाख क्लेम कर लो पहले साल में, दूसरे साल में फिर 5 लाख कर लेना, तीसरे साल में फिर 5 लाख कर लेना। तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है कि जो आप खर्चा कर रहे हो एक बार में उसको टुकड़ों में कॉस्ट का हिस्सा बनाना, ये होता है डेप्रिसिएशन। जिस चीज का मार्केट वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता, ध्यान रखना। तो डेप्रिसिएशन लगने के पीछे का कोई भी कारण नहीं है मार्केट वैल्यू, तो ये जो पहली स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स है, ध्यान रखिएगा। कारण के तौर पर ही हम बोल देंगे कि डेप्रिसिएशन का कोई लेना देना नहीं होता आपकी मार्केट वैल्यू से, ये तो एक चार्ज होता है। चार्ज का मतलब जो हर हाल में होता है, जो आप करोगे ही करोगे एक सिस्टमेटिक वे में। 10% 5% जितना भी सरकार यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला होगा उतना रेट आप लगाओगे ही लगाओगे। तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स है आपकी। देन इसके बाद में डेप्रिसिएशन एक कैश एक्सपेंडिचर है। क्या आपकी जेब से कोई पैसा जाता है डेप्रिसिएशन लगाने से? नहीं। इसमें तो हम ये करते हैं कि थोड़ा बहुत नॉन कैश एक्सपेंस हम मान लेते हैं, तो ये भी आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये कोई कैश में एक्सपेंडिचर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगली बात, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इसमें आप क्या इंक्लूड करोगे? तो ये कह रहे हैं परचेज प्राइस इंक्लूड करेंगे, सही बात है, बिल्कुल करेंगे इंक्लूड। ये कह रहे हैं रिफंडेबल टैक्सेस। अब रिफंडेबल टैक्सेस क्या होते हैं कि अगर आप खरीदते वक्त टैक्स कोई जमा करा रहे हो उसका सरकार बाद में आपको रिफंड दे देगी, कोई ना कोई फायदा दे देगी। तो अगर बाई चांस रिफंडेबल टैक्सेस हैं, क्या उनको आप अपने कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे? तो जवाब है ना। हाँ, अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो उनको आप अपनी कीमत का हिस्सा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भाई आज की डेट में आप एक 10 लाख की मशीन खरीद रहे हैं जिसके ऊपर 1 लाख का टैक्स जा रहा है और सरकार कह रही है इस 1 लाख के टैक्स को हम जल्दी रिफंड कर देंगे, किसी भी तरह का फायदा दे देंगे, क्या उसको आप अपनी कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे? जवाब है ना। क्या अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि ये मशीन आपकी कितने की है तो आप यही बोलेंगे भैया 10 लाख की मशीन है। हाँ, 1 लाख रुपए आपको इनिशियली एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बट वो तो जल्दी मिल जाएगा। तो जो रिफंडेबल टैक्स होता है वो आपकी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता। तो फिलहाल के लिए इस पॉइंट की वजह से, रिफंडेबल टैक्स की वजह से ही हम बेसिकली इसको फॉल्स स्टेटमेंट कहने वाले हैं। हालांकि हम इसको ट्रू स्टेटमेंट कह देते अगर ये रिफंडेबल के बजाय कुछ नॉन रिफंडेबल जैसी बात करते तो हम इसको ट्रू कहते। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट के अंदर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। अब देखो किसी भी एसेट के इस्तेमाल से पहले के खर्चे उसकी कीमत में ऐड करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे खर्चे जो आपको करने ही करने पड़ेंगे। अब ये जो इनॉग्रेशन कॉस्ट होती है ये क्या, वो फीता वीता काटना है। अब कोई बिल्डिंग खरीदी है हमने है, वो मशीन के कॉस्ट में थोड़ी ना ऐड होगा। अब ऐसे में तो वरना तो फिर तो यही होगा कि आप खूब सारा इनॉग्रेशन एक्सपेंस करोगे और मशीन की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, तो ये तो टेक्निकली गलत बात हो जाएगी। तो इनॉग्रेशन कॉस्ट जो मशीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो ये आपका ऐड नहीं होता, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट ही रहेगी। मशीन से कनेक्टेड अगर कोई भी इंस्टॉलेशन का खर्चा है, कोई भी फ्रेट का खर्चा है, वो ऐड हो जाता है, बट ये तो ऐड नहीं होने वाला, फॉल्स स्टेटमेंट। देन कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है बिल्कुल कांस्टेंट अमाउंट के साथ स्ट्रेट लाइन मेथड में।
एंड चार्ज विद अ कांस्टेंट परसेंटेज अंडर अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या ये बात सही है? अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल आप डेप्रिसिएशन लगाते हो किस पर? ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो जिसकी वजह से कांस्टेंट अमाउंट का डेप्रिसिएशन आता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या डेप्रिसिएशन की अमाउंट बदलती है? हाँ, अमाउंट तो बदलती है, लेकिन परसेंटेज तो आप सेम ही लगाते हो। तो कांस्टेंट परसेंटेज वाली जो बात लिखी है वो भी सही बात लिखी हुई है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन की अमाउंट की बात करें तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो बदलती है हमारी, ध्यान रखना। देन आगे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर रिवैल्यू किया जाए तो होल क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट एसेट बीइंग रिवैल्यूड बिलोंग शुड बी रिवैल्यूड। यानी ये क्या कह रहे हैं कि अगर कभी भी कोई एक आइटम रिवैल्यू किया जा रहा है, एक आइटम, तो ऐसे में आपको पूरी की पूरी क्लास ऑफ एसेट, यानी अगर उसी ही कैटेगरी की जो और दूसरी मशीनें होंगी वो अभी आपको रिवैल्यू करनी ही करनी पड़ेंगी, रिवैल्यू करनी ही करनी पड़ेंगी। तो क्या रिवैल्यू करनी ही करनी पड़ेंगी? तो हाँ, रिवैल्यू करोगे ही आप, किसी एक खास आइटम को ही क्या आप रिवैल्यू कर दोगे? तो जवाब है ना। बेसिकली किसी एक इंडिविजुअल आइटम को रिवैल्यू नहीं कर सकते। जब आप रिवैल्यूएशन फॉलो करते हैं तो आप अपनी सभी मशीन के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, अदरवाइज ये तो कुछ भेदभाव वाली बात नहीं हो जाएगी। किसी एक को कर रहे हो रिवैल्यू, शायद फायदा होगा, किसी दूसरी को नहीं कर रहे रिवैल्यू, शायद नुकसान होगा, इसलिए नहीं कर रहे हो रिवैल्यू। तो बेसिकली ये जो बात लिखी है कि किसी भी अगर एक आइटम को आप रिवैल्यू करते हो तो ऐसे में पूरी क्लास ऑफ एसेट, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के सभी एसेट, सभी प्लांट, सभी मशीन को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो ये बात सही लिखी हुई है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कह रहे हैं इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट। कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कैरिंग अमाउंट शब्द इस्तेमाल किया जाता है आपके इंटेंजिबल एसेट्स के केस में। तो बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स की कैरिंग अमाउंट अगर कहीं भी डिक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन करने की वजह से, रिवैल्यूएशन से चीज बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। यहां बात कर रहे हैं कम होने की। कम होने की मतलब नुकसान की, नुकसान की। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे में ये जो नुकसान है, जो सर डिक्रीज है, ये हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है, हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो हमेशा वाली बात इन्होंने लिख दी, तो इस बात की वजह से ये चीज गलत हो गई। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर रिवैल्यूएशन में पहले से कोई सरप्लस नजर आ रहा हो तो पहले तो अगर ये जो नुकसान हो रहा है इसको हम पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेट ऑफ करेंगे। हाँ, अगर वहां से बात नहीं बन पा रही तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो फिलहाल के लिए ऑलवेज शब्द ने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। हाँ, अगर ये ऑलवेज ना लिखते तो सही था हमारा। आगे, आकाश ने एक मशीन खरीदी 12 लाख रुपए की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख, डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग अ सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड शैल बी 2 लाख। अब देखो आपको तो यहां पर सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अब अगर वो डेप्रिसिएशन 2 लाख आया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। और सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में करते क्या थे हम लोग? हम सबसे पहले एक कुछ सम कैलकुलेट करते थे, जिस सम कैलकुलेट करने के लिए n इंटू में n+1/2 किया करते थे, जहां n था हमारा क्या? लाइफ। लाइफ है आपकी 10 साल, तो 10 इंटू में 10+1 यानी 11 डिवाइडेड बाय 2, तो जिससे कि सम टोटल कितना आएगा? 55। और जहां हम कहा करते थे कि ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है इसमें हर ईयर को लेके अपना एक नंबर अलोकेट होता था। जैसे कि फर्स्ट ईयर में नंबर क्या रहेगा भाई? 10 साल लाइफ है तो 10, सेकंड ईयर में क्या रहेगा? 9, थर्ड ईयर में क्या रहेगा? 8, फोर्थ ईयर में क्या रहेगा? 7। तो ऐसे करके अब सपोज करो मुझे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मशीन जितने की हो, कितने की मशीन है तो वो है 12 लाख की, इसमें से स्क्रैप वैल्यू तो माइनस डेफिनेटली करनी पड़ेगी, तो 12 लाख में से 1 लाख माइनस करके आएगा आपका 11 लाख रुपए। और डिवाइड में तो क्या लिखूंगा? सम मतलब 55। और मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा? अगर मुझे जिस साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, अगर मुझे सेकंड ईयर का निकालना है तो इंटू में 9 लिखूंगा, थर्ड का निकालना है तो 8, फिलहाल फर्स्ट ईयर का निकालना है तो इंटू में लिखा जाएगा 10। तो डन। इस हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा? 11 5 जा और 5 2 जा, तो अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपए। तो हाँ, जो बात इन्होंने लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। तो जो गिवन स्टेटमेंट दी हुई है इन्होंने 2 लाख का डेप्रिसिएशन, वो बिल्कुल सही दी हुई है। तो ये मेरी एक ट्रू स्टेटमेंट ही है। डेप्रिसिएशन नहीं दिया जा सकता, नहीं चार्ज किया जा सकता इन केस ऑफ अ लॉस। क्या ऐसा है? तो ऐसा तो नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। कारण के तौर पर भी बोल देंगे ये तो एक चार्ज होता है जो हर हाल में रिकॉर्ड करते ही करते हो आप, तो ये आपकी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मदद करता है
in providing for accumulation of funds to facilitate the replacement at the end of its useful life। यानी ये जो प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, जो डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, ये किस लिए हम करते हैं? जिससे कि हमें पता लगता रहे कि धीरे धीरे देखो जो मेरा एसेट है वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जल्दी वक्त आने वाला है। किस बात का वक्त आने वाला है? कि एसेट खत्म हो जाने वाला है, तो जल्दी इसे रिप्लेस कर लें। अगर आप डेप्रिसिएशन जैसी बातें रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो शायद आपको इन बातों का आइडिया नहीं लग पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो ये मदद करता है आपको एक्यूमुलेशन ऑफ फंड्स टू फैसिलिटेट, जिससे कि आगे चलकर आप उस एसेट को रिप्लेस कर दो जैसी उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी। तो जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो ट्रू स्टेटमेंट है आपकी। देन इसके बाद आगे एक कोई इक्विपमेंट है जिसका वैसे तो जो बैलेंस है कितना है 12,50,000, लेकिन जिसके ऊपर आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपए। एक इक्विपमेंट जिसकी की जो कीमत है, ओरिजिनल कॉस्ट है, वो है 12,50,000 रुपए, उसके ऊपर आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 4 लाख रुपए। तो उसकी आज की डेट की कीमत होगी कितनी? कुछ 8.5 लाख रुपए। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कुछ 16.5 लाख रुपए। तो गलत बात लिखी हुई है, गलत बात लिखी हुई है। तो ये बात तो बस इतनी सी ही है, ठीक है जी। क्या पता क्या किया था। अब लिखा हुआ है सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, एक एग्जांपल है एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एक्सेलरेट करने का क्या मतलब होता है? हाँ, बढ़ाना। सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में होता क्या है? क्या डेप्रिसिएशन टाइम के साथ बढ़ता है या कम होता है? भाई यहां पर तो आप फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकालोगे 10 की मदद से, यानी ऊपर क्या लिखोगे 10, सेकेंड ईयर में निकालोगे 9, थर्ड ईयर में निकालोगे 8 की मदद से। तो टाइम के साथ डेप्रिसिएशन बढ़ेगा या कम होगा? वो तो कम होगा, तो बेसिकली कम होगा, एक्सेलरेट तो नहीं होने वाला है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन वक्त के साथ कम होता जाता है। इसके अलावा ओवर द लाइफ ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, एक्सेलरेटेड मेथड which results in a less depreciation in a early years and more depreciation in a later years of life। अब देखो एक्सेलरेटेड मेथड कुछ है नहीं हमारे सिलेबस के अंदर, बट नाम से इतना समझ में आता है जहां डेप्रिसिएशन बढ़ना चाहिए, जहां पहले साल में कम होना चाहिए, बाद में और ज्यादा डेप्रिसिएशन, बाद में और ज्यादा डेप्रिसिएशन, बाद में और ज्यादा डेप्रिसिएशन, यानी शुरुआती सालों में कम होना चाहिए डेप्रिसिएशन। ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि है वो कम रहेगा इन अर्ली ईयर्स एंड ज्यादा रहेगा इन अ लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ। तो हाँ, बात सही लिखी हुई है एक्सेलरेटेड मेथड के हिसाब से, कि शुरुआती सालों में कम और उसके बाद में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। देन इसके बाद में वाइल डेप्रिशिएटिंग लैंड, वाइल डेप्रिशिएटिंग लैंड कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड शैल गिव मोर डेप्रिसिएशन देन द रिटन डाउन वैल्यू। पहली बात तो इन्होंने पहले शब्दों में ही एक गलत बात लिख दी कि वाइल डेप्रिशिएटिंग लैंड। अरे लैंड तो डेप्रिशिएबल एसेट होता ही नहीं है, लैंड पर तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। और बाकी बात कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा देगा, डब्ल्यूडीवी कम देगा, तो हाँ वो वाली बात सही है, लेकिन लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, तो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं जी। देन इसके बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है जब आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हो। तो देखो सीधी सी बात है, जैसे ही आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हो तो डेप्रिसिएशन हो है आपका नुकसान, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट किया जाता है डेबिट, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किया जाता है क्रेडिट। यही तो कारण है कि जब आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की किस साइड रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। तो किस साइड रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो। ये डेबिट की बात इन्होंने क्यों लिख दी? तो ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई, ये एक फॉल्स बात हो गई। हाँ, अगर ये डेबिट के बजाय क्रेडिट लिख देते तो सही बात होती है, तो ये वाली बात है। इसके अलावा कह रहे हैं कि अगर आप ठीक ठाक मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हो किसी भी एक मशीन के रेस्पेक्ट में, किसी एसेट के रेस्पेक्ट में, इन रिलेशन टू रनिंग रिपेयर्स ऑफ द एसेट, यानी रनिंग रिपेयर्स जो आमतौर पे रिपेयर्स है वो तो कर ही रहे हो, उसके अलावा भी कुछ एडिक्वेट ठीक ठाक मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हो। इसलिए कर रहे होगे जिससे मशीन ठीक ठाक चलती रहे, काफी लंबे वक्त तक चलती रहे, जिससे कि मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी में कुछ खास कमियां ना आए। तो क्या इस कारण से डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? डेप्रिसिएशन तो फिर भी लगेगा, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि वी नो नीड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन, तो ये बात गलत है। जो डेप्रिसिएशन है उसका तो काम क्या है? डेप्रिसिएशन बेसिकली करता क्या है कि आप बेसिकली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ जितनी मशीन है, 50 लाख की मशीन खरीदी तो एक साथ मत लिखो, हिस्सों में लिखो,
थोड़ा थोड़ा लिखो, डिपार्टमेंट ने थोड़ा थोड़ा अलाउ करने को कहा है। अब अगर आप अपनी मशीन को अच्छे से चलाए रखने के लिए रिपेयर्स का खर्चा कर रहे हैं तो क्या आप डेप्रिशिएशन नहीं क्लेम करोगे? डेप्रिशिएशन तो एक बिजनेसमैन क्लेम करेगा ही करेगा, वो तो एक चार्ज की कैटेगरी के अंदर है। खैर, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देन आगे, जब एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेचा जाता है, इज सोल्ड, देन प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट इज डेबिटेड। तो हाँ बिल्कुल, जब डेप्रिशिएशन रिकॉर्ड करते हैं हम तब तो प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन जैसे ही बेचा जाता है तो तब तो ये प्रोविजन में से, बोला नहीं था हमने, हम कहा करते थे कि प्रोविजन के डेबिट में से डेप्रिशिएशन को निकालो, प्रोविजन के डेबिट में से डेप्रिशिएशन को निकालो और कहां पटक दो? मशीन के क्रेडिट साइड में। तो ऐसे में मशीन अकाउंट तो क्रेडिट किया जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो ये भी यही बात कह रहे हैं कि प्रोविजन वाला अकाउंट डेबिट किया जाता है और जो एसेट अकाउंट होगा वो क्रेडिट किया जाता है। अगर कोई भी गेन या लॉस होगा तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये तो 100% बिल्कुल सही बातें लिखी हुई हैं, कोई भी गलतियां नहीं है इसमें। While calculating depreciation as per the diminishing balance method, यानी अपना WDV मेथड, तो जो सैल्वेज वैल्यू होती है वो आप रिड्यूस कर देते हो। तो क्या सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू को आप माइनस करते हो? करते तो हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में, WDV मेथड में नहीं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में किया करते थे, इवन सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड में भी किया करते थे, WDV मेथड में तो नहीं किया करते थे। फॉल्स स्टेटमेंट है ये, कारण के तौर पे भी यही लिखेंगे। इन केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा किया जाता था, WDV मेथड में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। इसके अलावा अगर कोई भी आप चेंज कर रहे हो, वो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे कि कई बार ऐसा होता है कि एक एसेट को शुरुआत में तो 10 साल के हिसाब से कर रहे हैं डेप्रीशिएट, लेकिन उसके बाद 3 साल बाद लाइफ कितनी बची? 7 साल। लेकिन उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, इसकी तो 7 साल नहीं है, 3 साल है या 5 साल है या व्हाटएवर। तो ये जो चेंज हम करते थे इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, इसे अकाउंट करना चाहिए एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं? जहां पर आप अंदाजा लगाते हो। तो ये जो ये मशीन की लाइफ होती है ये भी तो एक अंदाजे की ही बात है। तो क्या ये चीज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की कैटेगरी में आएगी? तो यस आएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट लिखी हुई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये जो आप रिवीजन करते हो एसेट्स की लाइफ में, ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इंटेंजिबल एसेट एक नॉन आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी एसेट है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है। अगर वो चीज नॉन आइडेंटिफाइबल है तो जब आइडेंटिफाइबल ही नहीं है तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे फिर हम? तो ऑब्वियसली नॉन आइडेंटिफाइबल नहीं है, ये आइडेंटिफाइबल है। तो यहां पर कारण क्या है फॉल्स होने का? क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल है। हाँ, अगर मैं बात करूं कि क्या ये नॉन मॉनेटरी है या नहीं, तो हाँ नॉन मॉनेटरी तो है, क्योंकि किसी भी एक पेटेंट को कॉपीराइट लेने के बाद में उससे मॉनेटरी बेनिफिट कितना मिलेगा आपको उस वक्त उसका अंदाजा नहीं होता है। इवन इसी कारण से आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते उस वक्त के लिए। तो नॉन मॉनेटरी एसेट तो है लेकिन नॉन आइडेंटिफाइबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट है। तो ये वाली बातें हैं। तो इन ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देख लें, कर लें। इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी।